2024 लोकसभा इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। स्टेट ऑफ वॉर 2024 has officially begun. सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपनी फर्स्ट लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है, जिसमें बीजेपी के सारे बड़े कैंडिडेट्स के नाम थे और दूसरी लिस्ट में 72 कैंडिडेट्स का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी 4 लिस्टों में 184 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है, जबकि वेटरन कांग्रेस लीडर्स बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड जगह से कंटेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं और कुछ इलेक्शन लड़ने से विड्रॉ कर रहे हैं और कांग्रेस इसी वजह से अपने टिकट्स बीजेपी के पेज पर अनाउंस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को ये प्रॉब्लम मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आ रही है, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बीजेपी के बड़े लीडर्स जैसे नितिन गडकरी, अमित शाह के अगेंस्ट कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता है। इससे ये क्लियर होता है कि ऑपोजिशन भी ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये इलेक्शंस डन एंड डस्टेड है। पर कांग्रेस इस सिचुएशन में आई कैसे? कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक फैमिली जो ये सोचती है कि ये पार्टी इस फैमिली की है और जो इस फैमिली का सक्सेसर होगा वही पीएम बनेगा, और इस प्रॉब्लम की वजह से कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर बन ही नहीं पाता है। और ये फैमिली वाला माइंडसेट कांग्रेस के मैक्सिमम एमएलएज, एमपीज में है। हर कोई चाहता है कि उनका सक्सेसर कोई उनकी फैमिली से ही हो, इसलिए कांग्रेस के साथ कोई नया ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता जुड़ ही नहीं रहा है और जो पुराने कार्यकर्ता भी हैं वो भी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आप एज कार्यकर्ता जुड़कर भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप रैंक्स में आगे बढ़ोगे, और अगर गलती से आप एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच भी गए तो डायनेस ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में कोई कार्यकर्ता भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो रैंक्स में राइज करके एमएलए, एमपी या फिर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ आती है वो है संगठन की। कांग्रेस के पास कोई संगठन का स्ट्रक्चर ही नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके वर्कर्स से बनती है और उन वर्कर्स को मोटिवेट, डायरेक्शन और इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एक संगठन का स्ट्रक्चर, जो एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में मिलना पॉसिबल नहीं होता है और लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से हेजिटेट करते हैं। अगर कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होता तो शायद परिवारवाद और फेवरेटिज्म भी चल जाता, बट ऐसा नहीं है, तभी कांग्रेस नेशनल और स्टेट लेवल पर डिप्लीट कर रही है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है जिसके एमएलए या एमपी को लोगों से जोड़कर रखता है उस पार्टी का कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता ही अपने एरिया के लोगों की ग्रीवेंसेस एमएलए या एमपी के पास लेकर जाता है, जो फर्दर इन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करते हैं एंड बाद में इन्हीं लोगों से वोट मांगते हैं। पर कांग्रेस में कार्यकर्ता ना होने की वजह से लोगों की ग्रीवेंसेस सुनना एक एमएलए और एमपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यही रीजन है कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स भी एक स्पेसिफिक जगह से एक टेन्योर खत्म करने के बाद नहीं जीत पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से ही इसमें इजीली रिबेलियन इग्नाइट हो जाते हैं और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट जाने की लोग डिसीजन ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी होने की वजह से बीजेपी में ये रेबेलियंस नहीं होते हैं और सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट भी कोई रियली डिसीजन लेता है, और अगर लेता भी है तो उसे टोटली साइडलाइन कर दिया जाता है। कोई भी अगर नई ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो मेजरली 4 रीजंस की वजह से ही बनती है। पहला क्राइसिस, दूसरा आइडियोलॉजी, थर्ड चेंज, फोर्थ वॉइड। आज अगर हम इंडिया में देखें तो हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं रीजंस के मिक्सचर की वजह से बनी है, और अगर हम कांग्रेस को देखें तो उसका फॉर्मेशन क्राइसिस के टाइम, चेंज के लिए और वॉइड की वजह से हुआ था। इंडिपेंडेंस के लिए क्राइसिस चल रहे थे, एक चेंज की जरूरत थी और सोसाइटी में वॉइड था एक पॉलिटिकल पार्टी का, और बीजेपी की फॉर्मेशन वॉइड की वजह से चेंज के लिए आइडियोलॉजी के साथ हुई थी। वॉइड था एक हिंदू वॉइस का पॉलिटिकल सिनेरियो में, प्लस इंडियन पॉलिटिकल सीन में एक चेंज और एक हिंदू नेशनलिज्म आइडियोलॉजी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो उसकी शुरुआत एक क्राइसिस के टाइम चेंज के लिए हुई थी। क्राइसिस था यूपीए 2 का करप्शन और महंगाई। चेंज चाहिए था दिल्ली की स्टेट पॉलिटिक्स में। जो क्राइसिस और चेंज होता है वो विद टाइम फेड हो जाता है और शॉर्ट टर्म कैपिटलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और क्राइसिस और चेंज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। कांग्रेस जिस वॉइड को फिल करती थी वो वॉइड आज अच्छे से एड्रेस हो चुका है, क्योंकि आज इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पास 6 नेशनल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। रही बात आइडियोलॉजी की, तो कांग्रेस के पास कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है ना। उनकी वेबसाइट में मुझे कहीं प्रॉपर आइडियोलॉजी एक पेज मिला विजन के नाम से, जहां लिखा था डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म के साइड में नेहरू की फोटो थी, बस। तो कांग्रेस की डिप्लीशन का मेजर रीजन मैं एक क्लियर आइडियोलॉजी का ना होना मानूंगा,
क्योंकि आइडियोलॉजी ही है जिसके बेसिस पर आपके साथ लोग जुड़ते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं और उससे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने का फंडामेंटल रीजन है। आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन पाई है और आइडियोलॉजी ना होने की वजह से ही कांग्रेस डिप्लीट कर रही है। कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए ये कांग्रेस को बताने वाले मुझसे समझदार लोग हैं, बट हाइपोथेटिकली अगर मैं अभी कांग्रेस को रिवाइव करना चाहूं तो सबसे पहले मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हटा दूंगा और ग्राउंड लेवल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कांग्रेस को रिवाइव करना हो तो कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर सच मोर वीडियोज ऑन पॉलिटिक्स, पावर एंड मनी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।